हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन 2018 दिसंबर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, तो उसी का आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मिड लाइफ ट्रांजिशन इन विच फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड begins an end to reproductive capacity in women and diminished fertility in men are called। तो अब आपने क्या बताना है कि जो डिमिनिश फर्टिलिटी होती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो फर्टिलिटी रेट होती है वो डिक्रीज होती जाती है, तो जो मेन में वो डिक्लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्लाइमैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे विमेन के अंदर हम लोग बोलते हैं ना मीनोपॉज, तो मीनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, उनकी जो पीरियड साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, यानी उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मेल होते हैं उसके अंदर क्लाइमैट्रिक होती है। ठीक है, फिर इसमें स्पर्मार्चे और मेनार्के बोलते हैं। तो मेनार्के का मतलब होता है जब आपकी पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, और स्पर्मार्चे का मतलब होता है जब आपका स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉयज में। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करते हैं। Three of the most important, remember guys, three of the most important theories that rest on the belief that human behavior is shaped by predictable process of learning। अब आपने ये चार थ्योरीज में से ये एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाली कौन सी तीन थ्योरीज है। ठीक है, तो अब आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमारी पास आती है पैवलोव की, बीएफ स्किनर की, और हमारे पास आती है एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरीज। ठीक है, अब मैं आपको चारों थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सी, ये है हमारी पैवलोव की थ्योरी। ठीक है, जिसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर क्या है ना, जैसे ये डॉग है तो इसको धीरे धीरे कंडीशन करते हैं वो। यानी पहले क्या होता था, सिर्फ फूड जो था वो इसका स्टिमुलस था। ठीक है, ये इसको इससे रिस्पॉन्स मिलता था तो इसका सलाइवेशन होता था, या फिर ये फटाफट भाग के आ जाता था कि ओके खाना मिल गया, खाना आ गया। ठीक है, तो जो इसकी स्मेल आती थी फूड से उससे काम करता था। फिर उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस डॉग को देखा तो वो फूड से आ रहा था। जब उन्होंने सेकंड टाइम पे इन्होंने सोचा कि इसको इस तरीके से कंडीशन करते हैं कि जब हम बेल बजाएं तब वो आए। तो उसको जब सिंपल बेल बजाया तो ये एक तरीके का न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके लिए, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला बेल का। ठीक है, यानी बस बेल बजी तो उसको समझ नहीं आया कि क्या बेल बज रही है। फिर उन्होंने थर्ड टाइम पे क्या किया, वो बेल बजाते, वो डॉग आता और फिर वो उसको फूड देते। तो उससे क्या उस डॉग को ये समझ में आ गया कि जब बेल बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब बेल बजेगी तब मुझे फटाफट भाग के जाना है और मेरा खाने को खाना है। तो अब उसके लिए ये धीरे धीरे क्या कर वो कंडीशन कर रहे थे कि उन्होंने एक दिन बेल बजाई, दूसरे दिन बेल बजाई, तब उसको उसकी कंडीशनिंग हुई नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे बेल के साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किया, तो उसको एक दिन आदत हुई, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, ऐसे कुछ लंबे टाइम तक उसको दिया। तो फिर उसको समझ आ गया कि अब जब भी बेल बजेगी तभी मेरे को फूड मिलेगा। तो ये उसका एक तरीके से कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, फिर अब जो है, अब अगर सिंपल आप बेल भी बजाओगे तो भी आप उस डॉग का सलाइवेशन देख सकते हो। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये आपकी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। यानी इस तरीके से आपने उस डॉग को कंडीशन कर दिया, यानी आपने बेल जो थी वो आपका एक कंडीशन स्टिमुलस दे दिया था आपने उसको, यानी जब ये कंडीशन होगी तो इस डॉग का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी पैवलॉव की। तो एक तरीके से बिहेवियर चेंज ही तो किया ना उन्होंने, सिंपल फूड से जब वो बेल के ऊपर ले आए उसको फूड से रिप्रेजेंट करते करते सिंपल बेल पे, तो एक तरीके से उसको उसके बिहेवियर में चेंज ले आए। नेक्स्ट देखते हैं बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ना उसको हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा और आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। ठीक है,
और अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर भी उन्होंने यही समझा रखा है कि अगर आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो आपका जो वो वाला जो सेम बिहेवियर जो आप कर रहे हो जिससे आपका पॉजिटिव चल रहा है रीइंफोर्समेंट, वो आपका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हो यानी आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव काम करोगे तो आपको पॉजिटिव पनिशमेंट मिलेगा यानी जिसको हम लोग रिवॉर्ड बोलते हैं एक तरीके से, वो रहेगा। और अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हो यानी आपको बोला है कि आप स्पून से ही खाओ और आप स्पून से नहीं खा रहे हो, तो वो एक तरीके का आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो उससे आपको नेगेटिव पनिशमेंट मिलेगा कि हो सकता है आपको मम्मा डांट दे या फिर आपको नेक्स्ट टाइम से मम्मी खाना नहीं दे, मतलब ऐसा डांट दे और एक दिन के लिए खाना नहीं दे। तो उस बिहेवियर को कम करने के लिए, उस बैड बिहेवियर को कम करने के लिए या नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए हम लोग पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी बीएफ स्किनर की थ्योरी, ये भी एक तरीके से बिहेवियरल चेंज की ही थ्योरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी। ठीक है, इन्होंने जो दिया था वो सोशल लर्निंग के ऊपर दिया था। अब सोशल लर्निंग क्या होती है ना, ये एक तरीके की जो लर्निंग होती है ना, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल बोला है उन्होंने कि जितनी भी हमको लर्निंग होती है वो सारी हम लोग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वही चीज को हम हमारे नेचर के अंदर ले आएंगे या फिर हमारी हैबिट में ले आएंगे। जैसे अब आप आपके घर में देखो कि है ना, आपके घर में डेली पूजा होती है, आपकी मम्मी पूजा करती है, आपके पापा पूजा कर रहे हैं, आपके नाना जी पूजा कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप उन सबको ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई पूजा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका भी फ्यूचर में धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होता जाएगा, आपके बिहेवियर में क्या चीज आएगी कि आप भी पूजा करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कि कोई पर्सन जब ऑब्जर्व करता है तो उससे उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने क्या है, 3 फैक्टर्स दिए थे सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। उनका कॉग्निटिव था, बिहेवियरल फैक्टर्स था और एनवायरमेंटल फैक्टर्स था। ये तीनों इंटर रिलेटेड थे और इंटर रिलेशन होने की वजह से ये एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे कॉग्निटिव वाले क्या होता है ना, ये पर्सनल फैक्टर्स हैं सारे। ठीक है, पर्सनल फैक्टर के अंदर इसमें आपकी नॉलेज आएगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आएंगे, आपकी क्या एटीट्यूड है वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स वाले हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल फैक्टर्स। तो अब ये जो है वो इसको लीड करता है, ये वाला इसको लीड करता है। ठीक है, ये इंटर रिलेटेड है यानी ये एक दूसरे को अल्टीमेटली लीड करते हैं। यानी अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास स्किल्स होंगे, अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप फुलफिल करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। बिहेवियर के अंदर आपके जैसे स्किल्स हो गए, प्रैक्टिस और सेल्फ एफिकेसी आ जाएगी। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे सोशल नॉर्म्स हो गए, आपकी एक्सेस इन कम्युनिटी हो जाएगी, यानी अगर आपके एटीट्यूड्स और आपकी नॉलेज सब कुछ अच्छी है तो एक तरीके से आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये आपके सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे। तो ये पूरा जो है वो एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है। और अगर कुछ चीजें नहीं है तो उससे हमारा कुछ चीजों को अचीव करने के लिए हम लोग हमारा ह्यूमन बिहेवियर चेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी सोशल लर्निंग। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पे, जो कि जंग जंग थ्योरी है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जंग थ्योरी है, कार्ल जंग की जो थ्योरी है, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या दिया था कि ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इसके अंदर क्या होता है ना, उन्होंने ईगो को एक्सप्लेन किया था। रिमेम्बर हमारे को फ्रॉइड ने थ्योरी दिया था, इड इड ईगो और सुपर ईगो वाली 3 जो उन्होंने टर्म्स दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर। तो जो कार्ल जंग थे उन्होंने उसी को ही फर्दर ले जाते हुए एक्सप्लेन किया था खुद की थ्योरी के अंदर, क्योंकि वो फ्रॉइड के सारे एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने खुद के कुछ एक्सप्लेनेशन निकाले। उन्होंने पहले तो ये देखा कि ये जो चीजें ये साइकोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो ईगो होता है ना, वो एक पर्सन जो है उसका कॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है, यानी पर्सन जो है वो कुछ भी कर रहा होता है ना, वो अपने ईगो बिहाफ पे कर रहा होता है। ये हमें सिगमंड फ्रॉइड ने भी बताया था, है ना, कि ईगो का मतलब होता है कि हम खुद के लिए यानी सेल्फ के लिए जो भी काम कर रहे होते हैं, है ना। तो जब खुद के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही हम लोग कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से ईगो जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियसनेस या फिर जिसको हम लोग सबकॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है ना, हमारा कोई एक इवेंट होता है। ठीक है, जैसे मानो कि एक कोई इवेंट हुआ
लेकिन आपका ईगो उसके अंदर बीच में आ गया। इसका मतलब ईगो का मतलब ये होगा कि आप उस काम को चाहते नहीं थे, वो काम हो गया, तो एक तरीके से क्या होगा ना, आप उस काम को भूल ही जाओगे। इसके अंदर ये है कि मतलब एक ऐसा इवेंट हुआ जो कि आपके ईगो के अगेंस्ट में था, यानी आपके अगेंस्ट में था, आपको वो काम पसंद नहीं था, ठीक है, तो वो काम को आप क्या है, भूल जाओगे। भूलने का मतलब ये होगा कि वो आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जाके बैठ जाएगा, लेकिन आपको वो याद नहीं होगा, ठीक है, यानी याद होने के थ्रेशोल्ड से नीचे वाले लेवल के ऊपर वो चीज होगी, ठीक है। तो जब उसके जैसा कोई दूसरा इवेंट होगा तब वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से हो सकता है कि वो इवेंट आपको याद आ जाए कि ओ ऐसा पहले हुआ हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा पहले हुआ था, लेकिन उस वक्त के लिए उस टाइम के ऊपर उस इवेंट को आप भूल जाते हो, ठीक है, या फिर इग्नोर कर देते हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं देना इस चीज पे, टोटल इग्नोर कर देते हो आप उस इवेंट को। तो ये होता है आपका पर्सनल अनकॉन्शियसनेस या फिर सब अनकॉन्शियसनेस। फिर नेक्स्ट उन्होंने दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्होंने इस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को नाम दिया था कॉम्प्लेक्सेस का। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन्होंने ऐसे बोला था कि बहुत सारी चीजें जो है वो लीड करती है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स को। जैसे हमें सिगमंड फ्रॉइड से बताती हूँ, उन्होंने जैसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था, ठीक है, तो उन्होंने बोला था ना कि एक तरीके से सेक्सुअल अर्ज है या फिर इन चीजों से रिलेटेड हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो ये वैसा ही है। लेकिन जो जंग थे उन्होंने ऐसा बोला कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो एक सिंगल चीज से नहीं आ रही, यानी आपको सिर्फ एक सेक्सुअल अर्ज है इस वजह से ही आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं ना, हमें मतलब उन कॉम्प्लेक्सेस से क्या होता है ना, हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा परसेप्शन बना लेते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, फिर अगर उस चीज के अगेंस्ट में हमें कोई कुछ समझाने की कोशिश भी करता है ना, तो हम उस चीज को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके का काम है कि आपका बहुत सारे इवेंट मिलके आपको एक फाइनल सोल्यूशन पे ले जाएंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप एक आर्ग्यूमेंट को मान लोगे अपने दिमाग के अंदर कि भाई यही चीज सही है, अब इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। जैसे कई बार जैसे ड्रेस के लिए ही होता है, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई आज तो मुझे यही ड्रेस पहननी है, तो आपने उसके अंदर मन के अंदर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक स्टेटस बना लिया कि अब तो मुझे आज यही ड्रेस पहननी है, फिर चाहे आपको 1000 लोग बोल दें कि नहीं है ना ये ड्रेस मत पहनो, या ये ड्रेस में ये ठीक नहीं है, या इस इवेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप जब तक उस ड्रेस को पहनोगे नहीं ना आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये उस तरीके की होती है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर किसी इंसान के अंदर है किसी भी तरीके का, तो वो बहुत सारे इवेंट से मिलके बना हुआ होता है, वो एक सिंगल इवेंट से नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमारी जंग की थ्योरी थी, ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करते हैं। The psychologist determined that Rita, a 15-year-old girl, was age appropriate in the cognitive domain because she was capable of। अब आपने ये बताना है कि एक बच्ची है रीटा, वो 15 ईयर ओल्ड है, तो वो अगर वो इसमें से ऐसा कौन कौन सा काम कर रही है जो कि वो कॉग्निटिव लेवल के ऊपर कॉग्निटिव डोमेन को अचीव कर चुकी है, तो आपने वो इसमें आइडिया लगाना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। ओके सी, इसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब ऑप्शन रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही नहीं है। तो एक बार रीड करते हैं फिर देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ द लॉजिक ऑफ प्रोपोजिशंस, ठीक है, ऑब्वियस है। नेक्स्ट आएगा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल ओनली व्हेन डीलिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब सिर्फ जब उसको कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दे जाएगी उस वक्त पे तो वो लॉजिकली काम करेगी, और जब और कुछ नहीं हो रहा है तो एकदम कुछ भी दिमाग लगाएगी, या फिर बिल्कुल ही इलॉजिकली सोचेगी, या फिर एकदम ही बच्चों जैसे लेवल पे सोचेगी। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप किसी सर्टेन एज में पहुंच चुके हैं और अगर आपको कॉग्निटिव लेवल के ऊपर या फिर आप कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ चुके हैं, तो आप हर चीज को एक लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। जब आप छोटे हो तो आपको बस मम्मी बोल देती कि ये काम ऐसे करना है, तो आप उस चीज को मान लेते हो, लेकिन आप एक जब सर्टेन एज अचीव कर जाते हो या फिर आप जब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाते हो, तो आप उस चीज के लिए उनसे रीजन पूछना स्टार्ट करते हो कि भाई इस काम को ऐसे ही क्यों करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप एक कंक्रीट सिचुएशन के अंदर होते हैं, आप उसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने लग जाते हैं। हाइपोथेसिस जैसे आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया
कि ये काम ऐसे हो रहा है, तो अब आप उसको टेस्ट करने बैठोगे कि भाई ये काम ऐसे क्यों ही हो रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। तो अब आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। इसमें सेकंड आ रहा है ये कैंसिल, इसमें सेकंड आ रहा है ये कैंसिल, इसमें भी सेकंड आ रहा है ये कैंसिल, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब मैं इसको ये जो कॉग्निटिव और कॉग्निटिव डोमेन वाली है ना, तो ये हमें जो पियाजे की थ्योरी है उससे पता चलेगा। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी दी थी, ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे जो छोटी वाली एज होती है ना, वो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि इन्फेंट के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो मैंने आपको मेरे पिछले लेसन में समझाया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, और आपके धीरे धीरे मोटर कॉन्टैक्ट्स और ये सब बनते जाते हैं। यानी वो बहुत छोटा है, यानी 0 to 2 ईयर्स की एज के अंदर जो भी स्लो डेवलपमेंट वाले जो हो रहे होते हैं बच्चों के अंदर, मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहे होते हैं, सेंसरी मोटर कॉन्टैक्ट वाले, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाले, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर नेक्स्ट जब वो 2 साल से 6 साल की एज में आता है, तो उसका प्री ऑपरेशनल स्टेज पे वो पहुंचता है। इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चा धीरे धीरे वर्ड्स को समझने लगता है, धीरे धीरे इमेजेस को समझने लगता है, लैंग्वेज का यूज करने लगता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और जो है वो मतलब इतराने में लग जाता है, एक तरीके से प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर उसको किसी ने डांट दिया तो भाई उसको नाराज होना भी आ जाएगा उस टाइम पे, या फिर अगर किसी ने उसको कुछ चॉकलेट दे दिया, टॉफी दे दिया, तो वो खुश होना भी आ जाएगा। तो एक तरीके से उसको प्रिटेंड करना आ जाता है, यानी वो धीरे धीरे उसका ब्रेन का जो लेवल है वो डेवलप हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी 7 से 12 साल के बच्चे के अंदर, तो उस टाइम पे आपकी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है ना, एक तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंक्रीट लेवल पे समझने लग जाते हैं, ठीक है। और जब आप फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर जाते हैं, यानी आपका हाईएस्ट लेवल आते हैं जब आप कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, तो उस टाइम पे आप क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। यानी किसी भी चीज को, कोई थ्योरी कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, उसके क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप समझने लग जाते हैं, यानी बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर ये आ रहे हैं, ओके, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर अ गुड इन्फेंट केयर प्रोग्राम इंक्लूड्स, यानी जो इन्फेंट केयर प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई है। तो आप लोग इसको रीड करिए और सोचिए कि कौन सा आंसर होगा इसका। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या क्या होना चाहिए, आपका एज अप्रोप्रिएट प्लेइंग मटेरियल होना चाहिए बच्चों के पास में, इंडोर और आउटडोर जो है उनका क्लीन और सेफ होना चाहिए। यानी अगर वो चाहे अंदर खेले चाहे बाहर खेले, तो उनका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। उनको लगने वगने वाली, मतलब उनको लग जाए ऐसा कुछ भी सामान होना नहीं चाहिए उस वक्त वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होती है, जो भी आपके केयर गिवर्स होने चाहिए वो आप ट्रेंड होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को ही वहाँ पे ले आएंगे और काम कराना शुरू कर देंगे। मान लो उसको बच्चे संभालना आता ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं हो कि भाई किस तरीके से छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं, उनको क्या गेम खिलाते हैं, या किस तरीके से उनको बाकी दूसरी एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाले 3 हमारे ऑप्शंस सही थे। फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, फोर्थ ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है कि ऑल केयर गिवर मस्ट हैव अ स्मार्टफोन सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट पेरेंट। अब अगर कोई पेरेंट जो है वो अगर किसी क्रैश के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चे को छोड़ के गया है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो उसके पेरेंट थोड़े से बिजी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको बार बार फोन करके बोलोगे कि भाई आपका बच्चा तो बहुत शैतान है, आपका बच्चा तो है ना जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं वो नहीं करता। तो इससे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन हो चाहे नहीं हो, उससे कोई लॉजिक नहीं बैठता आपके इन्फेंट केयर प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो ये वैसे गलत हो जाएगा। और ऑप्शन फिफ्थ में क्या है कि गुड टेलीविजन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। अब वो वहां पे जो है बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती है, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज कराई जाती है, उनको टीम में रहना सिखाया जाता है, उनको टीम प्लेइंग सिखाई जाती है, ठीक है, उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। उस टाइम पे अगर उनको बिठा के टीवी दिखा रहे तो फिर तो घर पे रहना ही बेटर है, बच्चे टीवी घर पे भी तो देख ही रहे हैं ना। तो इन प्रोग्राम्स का अलग, इन प्रोग्राम्स का जो मोटिव होता है वो होता ही यही है कि आपका बच्चा जो है वो कॉग्निटिव डोमेन तक पहुंचे, उसकी जो जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो अच्छे तरीके से चले, वो बच्चा अच्छे तरीके से हर सेगमेंट में ग्रो करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यही थे हमारे आज के चारों क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहेंगे और आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में, ताकि हम लोग हमारी नेटो जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।